नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। मां मोदी पटेल और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का चैप्टर लेकर आया हूं। क्या 2024 जीते तो मोदी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा काम करेंगे? अधिकार, वो अधिकार जो मुसलमानों के पास हैं, सिखों के पास हैं, ईसाइयों के पास हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के पास नहीं है, क्या वो अधिकार नरेंद्र मोदी दिलाएंगे? आज इसका चैप्टर खोलें। इसके अलावा भारत के वो रोबोट जो चीन से युद्ध लड़ेंगे, आज उनसे आपको मिलवाऊंगा। भारतीय सैनिकों की रक्षा के लिए मोदी बड़ा सुरक्षा कवच लेकर आए हैं। वो सुरक्षा कवच क्या है आपको बताऊंगा। साथ ही वो पुलिस वाला जिसने ऐसा काटा छाटा कि लोगों के होश उड़ गए, आज उससे मिलवाऊंगा। पीएम मोदी का वो डाइट प्लान जो देश को स्लिम और फिट बना देगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, नया साल आते ही लोगों को स्लिम होने का चस्का लगता है, जिम जाने का चस्का लगता है। नरेंद्र मोदी ऐसा कौन सा डाइट प्लान ला रहे हैं जो पूरा देश स्लिम और फिट होगा, वो आपको बताऊंगा। और आखिर में न्यू ईयर की वो पार्टी जिसे लोग हवा में तैरते हुए मनाएं, ये अलग ही पार्टी, हवा में तैरते हुए, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, ताकि कोई खबर आपसे छूटे नहीं। और फिर पहला चैप्टर। आज क्रिकेटर ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। इलाज के लिए उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा या फिर देहरादून में ही इलाज चलेगा, डॉक्टर्स इस पर फैसला करेंगे। ऋषभ पंत को दाहिने घुटने में लिगामेंट इंजरी हुई है। पैर में, पीठ में, सिर पर सब जगह चोट आई हुई। इसके अलावा उनकी दाई कलाई भी चोटिल है। मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम ने आज ऋषभ पंत का माइनर ऑपरेशन भी किया है। इसके अलावा चोटों की जांच की गई। पंत का आज दिल्ली से रुड़की जाते वक्त सड़क हादसा हो गया था। हालांकि कार खाक हो गई जलकर, लेकिन उससे पहले वो बाहर निकल आए थे और बच गए। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की पुलिस जांच जारी है। इस बीच तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने आज आरोप लगाया कि तुनिशा खुदकुशी नहीं कर सकती। मामला लव जिहाद का है और साजिशन उसकी हत्या की गई। उन्होंने दावा किया कि साजिश में आरोपी शिजान खान का परिवार भी शामिल है। वहीं शिजान के वकील ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। कल शिजान का परिवार भी मीडिया में अपनी बात रखेगा। मोदी सरकार ने सरकारी बचत योजनाओं में ब्याज दर बढ़ाने का फैसला लेकर जनता को नए साल का तोहफा दिया। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 0.2% से लेकर 1.1% तक ब्याज में बढ़ोतरी की गई। ब्याज की नई दरें 1 जनवरी 2023 से लागू होंगी। हालांकि पीपीएफ के ब्याज दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण कार्य और तोड़फोड़ ये सब रोक दी गई। ईंट के भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर, ये सब बंद कर दिया गया है। दिल्ली में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, वो 399 पर था, जो गंभीर श्रेणी से सिर्फ 2 पायदान नीचे। मौसम विभाग ने नए साल में ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया है। इससे जो एयर की क्वालिटी है वो और खराब होने की आशंका है। राहुल गांधी की सुरक्षा में जो चूक का मामला चल रहा है, उसमें कांग्रेस के आरोपों पर सीआरपीएफ के बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी जवाब दिया। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि राहुल गांधी ने खुद प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया भाई। इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। इससे पहले सीआरपीएफ भी कह चुकी है कि राहुल गांधी 2020 से लेकर अब तक 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। उन्हें हर बार इस बारे में जानकारी दी गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। नए साल से ठीक पहले इसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने बड़ी चिंताजनक बात बताया। हालांकि लंदन की एक ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी का दावा है कि चीन में कोविड से हर दिन 9,000 मौत हो रही है। ये वो दावा कर रहे हैं कि रोज 9,000 लोग चीन में मर रहे हैं। हांगकांग के रिसर्चर्स भी चीन के ट्रेन यात्रियों का डेटा खंगाल रहे हैं। अमेरिका ने फ्लाइट्स के गंदे पानी में वायरस की जांच करने का कदम उठाया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि नए वेरिएंट्स की स्टडी की जा सके। भारत के अलावा अमेरिका, ताइवान, जापान, इटली, साउथ कोरिया, पाकिस्तान और मलेशिया ने चीन से आने वाले लोगों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। इन लोगों को यात्रा से पहले नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। और अब पाठशाला में आज की पहली क्लास,
जिसमें मां, मोदी और पटेल के साथ साथ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का चैप्टर, जिसमें आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके देश के प्रति कमिटमेंट की और एक ऐसे सपने को पूरा करने की जो 100 करोड़ हिंदुओं से जुड़ा है। वो अधिकार जो मुसलमानों के पास है, सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, लेकिन इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं के पास नहीं है। क्या वो नरेंद्र मोदी दिलाएंगे? आज इसका चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये सब जानते हैं कि उनकी मेहनत और काम के लिए समर्पण का कोई जोड़ नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है उसके। ये पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है और आज एक बार फिर देखने को मिला जब पीएम मोदी की मां का निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े दुख में हैं, फिर भी वो रुके नहीं। एक तरफ बेटे का फर्ज निभाया और दूसरी तरफ भारत मां के बेटे होने का फर्ज निभाया और अपने काम में जुट गए। जबकि परिवार का कोई चला जाता है तो बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं और नरेंद्र मोदी का अपनी मां से तो सबसे ज्यादा लगाव था। मां के निधन की सूचना जब प्रधानमंत्री मोदी को मिली तो वो तुरंत गुजरात के लिए निकल गए। सुबह करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद से गांधीनगर में अपने भाई के घर गए, जहां उनकी मां का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मां हीराबेन के अंतिम दर्शन किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी, फिर मां की अर्थी को कंधा दिया, उनके अंतिम संस्कार में मुखाग्नि। इस पूरे दौरान कई बार प्रधानमंत्री ऐसा लगा जैसे शून्य में देख रहे हैं, जैसे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और कुछ कह नहीं पा रहे। मन में जैसे तूफान आया हुआ। प्रधानमंत्री की मां के अंतिम संस्कार में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सब कुछ बहुत सादगी से हुआ। पीएम मोदी ने एक बेटे के अपने सभी कर्तव्य पूरे किए और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में जुटे। कोई ब्रेक नहीं लिया। अंदर तूफान था लेकिन काम करते रहे। कोई तय कार्यक्रम रद्द नहीं किया, जबकि आमतौर पर नेता ऐसा कर देते हैं जब उनके परिवार में कुछ होता है। लेकिन पीएम मोदी ने सुबह अपनी मां के अंतिम संस्कार को पूरा करने के कुछ ही देर बाद अपने तय कार्यक्रमों में वर्चुअली शामिल हुए। वहां जा नहीं पाए तो वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मां के अंतिम संस्कार के कुछ देर बाद ही गुजरात से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मेट्रो के नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए रेलवे के 4 प्रोजेक्ट लॉन्च किए और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। काम करते वक्त यह भी नहीं सोचा कि यह सब उस बंगाल के लिए है जहां हमारी पार्टी हार गई थी। वो बंगाल भी इसी देश का हिस्सा है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लिए रेलवे के 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी इससे वर्चुअली जुड़े। पहले से तय इन सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अपनी बात भी कही। इतना ही नहीं, बंगाल के लोगों से माफी भी मांगी। कहा कि वो निजी कारणों से बंगाल नहीं आ सके, इसके लिए माफी मांगते हैं लोगों से। सुनिए एक बार। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले से तय कार्यक्रम में जुट गए, लेकिन मां को खोने का दर्द उनके चेहरे पर दिख रहा था। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया, इस दौरान पीएम मोदी बहुत भावुक दिखे। कुछ बोल नहीं पाए, बस हाथ जोड़कर ममता बनर्जी का अभिवादन किया। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। आप सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के भाव पढ़े, ऐसा लग रहा था कि शायद रो देंगे। देखिए एक बार। Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother,
could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. Please take some rest, and I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. ममता बनर्जी भी थोड़ी भावुक दिखी, प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा भावुक दिख रहे थे, कुछ बोल ही नहीं पाए, सिर्फ उन्होंने नमस्ते की। क्योंकि प्रधानमंत्री का अपनी मां से जो कनेक्ट था ना, प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा व्यक्त नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन मां के लिए उनका समर्पण, जाके पैर में बैठ जाना, पैर धोना, मां से बातें करना। आपको प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के एक यादगार तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर 30 जनवरी 1992 की है। यह हीरा बा को आप देख रहे हैं। तब नरेंद्र मोदी एकता यात्रा से लौटे थे। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा ने तिलक लगाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। ऐसा दावा है कि यह पहली बार था जब नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन पब्लिक मंच पर दिखी थी। यह उस जमाने की तस्वीर है। पहली बार मां मंच पर आई और बेटे का तिलक लगाकर स्वागत किया था। 90 के दशक की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। एकता यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी लौटे। अभी आऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये सब बातें 100 करोड़ हिंदुओं के सपने से भी जुड़ती हैं, उस पर आने वाला। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप समझिए कि आज नरेंद्र मोदी के लिए कितना भावुक पल रहा होगा। साल 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, तब एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी मां ने बच्चों की परवरिश के लिए संघर्ष किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि उनकी मां ने दूसरे के घरों में बर्तन धोकर सभी बच्चों को पाला। और यह किस्सा बताते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे, रो पड़े थे लगभग। एक बार सुनिए, आपको समझ में आएगा कि आज उनके अंदर क्या चल रहा हो। देखिए। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। मां ने कितने संघर्ष से बच्चों को पाला, यह बताते बताते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच पर रो पड़े। आज सोचिए अंदर ही अंदर कितना रोए होंगे, लेकिन देश के लिए काम करना बंद नहीं किया। मां के निधन के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लग गए। इसी तरह जब साल 1989 में उनके पिताजी का निधन हुआ था, तब पिता के अंतिम संस्कार के बाद नरेंद्र मोदी ने दोपहर को एक मीटिंग में शामिल होने का काम किया।
नरेंद्र मोदी के तब के साथी ने यह किस्सा बताया था, वो भी सुनिए। अहमदाबाद में एक विशेष बैठक थी। हम जब वहां पहुंचे तो स्वाभाविक रूप से पूछा कि नरेंद्र भाई आए नहीं अभी तक। तो हमको बताया गया कि आज उनके पिता का देहांत हो गया है, तो वो वडनगर गए हैं। तो हमने सोचा कि आज तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन दोपहर के समय नरेंद्र भाई तो आ गए। तो हमको भी आश्चर्य लगा कि पिताजी का देहांत हुआ है और वो आ गए हैं। बाद में जब बैठक की कार्यवाही पूरी हुई, वैसे ही हम लोग मिले तो नरेंद्र भाई को स्वाभाविक पूछा कि भाई आज ही पिताजी का देहांत हुआ है और आप यहाँ आ गए। तो बोले हाँ, अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूरा हो गया, ये अगत्य की बैठक थी, इसलिए मैं तो आ गया हूँ, क्योंकि हमको तो आगे काम करना है। 1989 में भी नरेंद्र मोदी का काम के लिए समर्पण यही था, देश के लिए समर्पण यही था जो 2022 में। आप ये भी देखिए कि शाम को पीएम मोदी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल लिया, जिनका देहरादून में इलाज चल रहा। पीएम मोदी ने ऋषभ पंत की मां से बात की। ऋषभ पंत का आज सुबह भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बाद कार में आग लग गई। ऋषभ पंत किसी तरह से कार से निकल आए, वो जमीन पर पड़े थे। एक बस ड्राइवर ने उन्हें देखा और उठाकर जलती कार से दूर किया। जो लोग उस वक्त वहां थे उन्हें लग रहा था कि जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ उसमें कोई बचेगा नहीं। लेकिन अपना दुख, नरेंद्र मोदी का अपना दुख कितना बड़ा है आप सोचिए, जिनका मां से अटैचमेंट मैं आपको बता रहा हूं, वो उन्होंने साइड रखा और कैसे खिलाड़ियों को उत्साहित करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ऋषभ पंत की मां को फोन लगाकर ऋषभ पंत का हाल पूछा। ये हैं नरेंद्र मोदी। और हमने आपको पाठशाला में बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरदार पटेल में बहुत समानताएं दिखी। आज एक बार फिर वो दिख गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के निधन के बाद भी देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहे थे, कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किया, वैसे ही सरदार पटेल करते थे। आज आपको सरदार पटेल से जुड़ी ऐसी घटना के बारे में बताता हूं जब सरदार पटेल की पत्नी का निधन हो गया था और उस वक्त सरदार पटेल ने अपने काम और कर्तव्य के बारे में सोचा, परिवार को बाद में रखा। सरदार पटेल बड़े वकील भी थे। उन्होंने साल 1900 में वकालत शुरू की और अक्सर ऐसे केस लड़ते थे जिन्हें दूसरे वकील हारा हुआ केस मानते थे। 11 जनवरी 1909 को सरदार पटेल एक केस के सिलसिले में कोर्ट में बहस कर रहे थे। कोर्ट में बहस के दौरान सरदार पटेल को एक टेलीग्राम दिया गया। बहस चल रही है, एक टेलीग्राम आया, पढ़ने लगे सरदार पटेल। पढ़ा और उसको कुछ समय के लिए भावुक हुए और फिर टेलीग्राम को अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद 2 घंटे कोर्ट में बहस करते रहे। केस जीत गए। केस का फैसला आने के बाद जज समेत लोगों को पता चला कि सरदार पटेल जिस टेलीग्राम को पढ़ रहे थे उसमें उनकी पत्नी के निधन की खबर थी। सब हैरान रह गए। कोर्ट में मौजूद सभी लोगों से उस वक्त सरदार पटेल ने कहा था कि जिस समय मुझे टेलीग्राम मिला उस समय मैं अपने मुवक्किल के लिए अपना फर्ज निभा रहा था। अगर मैं कोर्ट में बहस बीच में छोड़ देता तो यह मेरे मुवक्किल के साथ अन्याय होता। मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता। सरदार पटेल का भी वही भाव था कि मेरा कर्म और फर्ज इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और वही नरेंद्र मोदी का। मां को विदाई दी और भारत मां के काम में लग गए, देश के काम में लग गए। सरदार पटेल रहे हों या फिर आज नरेंद्र मोदी हों, ऐसे नेता ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये अपने मिशन को लेकर समर्पित हैं। और ये मिशन है देश में बदलाव लाने का, ये मिशन है राष्ट्र सेवा का। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी भाव ने फिर साबित कर दिया कि अगर वो 2024 में चुनकर आए तो देश के बहुत से बचे हुए कामों को निपटाने के लिए उनका समर्पण पहले की तरह कायम रहेगा या उससे ज्यादा ही होगा। नरेंद्र मोदी के सामने अभी ऐसे कई काम बचे हुए हैं जो दशकों से अटके हैं और उन्हीं कामों को पूरा करने के लिए वो एक दिन भी गंवाना नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा ही एक चैलेंज है जो देश के 100 करोड़ हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको वो बातें इसलिए भी बताई कि आपको पता चले कि नरेंद्र मोदी के लिए हर एक अटका हुआ काम जो देश के लिए जरूरी है वो पूरा करना कितना मायने रखता है। और इसीलिए कह रहा हूं कि 100 करोड़ हिंदुओं से जुड़ा यह काम क्या नरेंद्र मोदी 2024 में आने के बाद पूरा करेंगे। यह काम है हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना।
क्या 2024 में मोदी जीते तो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा यह काम करेंगे? 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, लेकिन यह बड़ा सवाल है क्योंकि यह वो मामला है जिसमें यह कहा जाता है कि जो अधिकार मुसलमानों के पास हैं, सिखों के पास हैं, ईसाइयों के पास हैं, वो 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदुओं के पास नहीं है। आप खुद सोचिए ना भाई, गुरुद्वारे का नियंत्रण सिखों के पास, मस्जिदों का नियंत्रण, वक्फ प्रॉपर्टी के लिए वक्फ एक्ट बनाकर सारा नियंत्रण मुसलमानों के पास, चर्चेस का नियंत्रण ईसाइयों के पास, लेकिन मंदिरों का नियंत्रण सरकार के पास। ऐसा क्यों? और भारत में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का इतिहास बहुत पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के लिए मद्रास रेगुलेशन 1817 एक्ट पारित किया था। 1840 में इसका विरोध हुआ। इसके बाद 1863 में रिलीजियस इंडाउमेंट्स एक्ट लाया गया, जिसमें मंदिरों के अधिकार अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी दिखता था कि मंदिरों में पैसा आता है, ये सारा पैसा ले लो, तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद साल 1925 में ब्रिटिश हुकूमत द मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट 1925 लेकर आई। इसके तहत सभी धर्मों की धार्मिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा होगा, यह कह दिया गया। लेकिन आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे सुनकर कि चर्च और मस्जिदों के भारी विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। इसके बाद साल 1927 में मद्रास हिंदू रिलीजियस इंडाउमेंट्स एक्ट लाया गया। पहले सिर्फ रिलीजियस इंडाउमेंट्स एक्ट था, ईसाइयों और मुसलमानों ने विरोध किया तो उसको वापस ले लिया, और 2 साल बाद हिंदुओं का नाम डालकर ले आए, जिसमें सिर्फ मंदिरों पर सरकारी कब्जे की बात। कमाल की बात यह है कि 1925 में ही सिख गुरुद्वाराज एक्ट पास हुआ और गुरुद्वारों का कंट्रोल सिखों की इलेक्टेड बॉडी को दे दिया गया। यानी अंग्रेजों के राज में हिंदुओं के को लेकर अलग कानून था और बाकी धर्मों के लिए अलग कानून, क्योंकि उनको तो बांटना था। तो उन्होंने देखा कि हिंदू जो है वो बड़ी संख्या में है, इसके अंदर ये गुस्सा बढ़ दो कि देखो तुमको तो हम कंट्रोल करते, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांट दिया। मुस्लिम सिख ईसाई को अलग पावर दे दिया, हिंदुओं का पावर ले लिया, मंदिर मेरे कंट्रोल में रहेगा, अंग्रेजों ने कह दिया। अच्छा, ब्रिटिश राज में तो अंग्रेजों ने अपनी मनमानी की और मंदिरों को सरकारी कब्जे में रखा, लेकिन जब अंग्रेज यहां से गए और भारत आजाद हुआ तो लगा कि यह तस्वीर अब बदलेगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। नेहरू सरकार ने उन्हीं नीतियों को जारी रख दिया जो नीतियां अंग्रेज छोड़कर गए थे। उल्टे यहां की सरकारों ने अलग अलग राज्यों में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को और मजबूत करना शुरू कर दिया। भाई, आजादी के बाद साल 1951 में तमिलनाडु सरकार ने हिंदू रिलीजियस एंड इंडोमेंट एक्ट लेकर आई वो, और मंदिरों के फंड्स और मैनेजमेंट पर सरकार का कब्जा हो गया तमिलनाडु में। इस कानून के कई प्रावधानों को कोर्ट में चैलेंज किया गया और आखिरकार इस कानून के कई प्रावधानों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन इस देश की सरकार ने नहीं रोका। इसके बाद कुछ बदलावों के साथ तमिलनाडु सरकार ने साल 1959 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट पास कर दिया। तब यह कहा गया कि इस कानून को लाने के पीछे यह मकसद है कि धार्मिक संस्थाओं के फंड का दुरुपयोग ना। धार्मिक संस्थाओं में फंड का दुरुपयोग सिर्फ हिंदू कर लेंगे, मुस्लिम नहीं करेंगे, सिख नहीं करेंगे, ईसाई नहीं करेंगे, और सबसे बड़े जो फंड का दुरुपयोग करने वाले बैठे वो हिंदू बैठे कि मंदिरों को अपने पास रखो, ये फंड का दुरुपयोग कर लेंगे, बाकी तुम लोग अपना अपना देख लो। ये इस देश में हिंदुओं के साथ हुआ है। अंग्रेज करके गए और यहां की सरकारों ने फिर किया। इस कानून के तहत राज्य में एक हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट विभाग बना और कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है। इसी तरह कर्नाटक के मंदिर भी सरकारी नियंत्रण में। कर्नाटक में तो 5 अलग अलग कानूनों के जरिए मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है बॉस। मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट 1951 भी इसमें शामिल है। फिर 1997 में कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट ले आए लोग। इसी कर्नाटक HRCE एक्ट के जरिए राज्य के सभी मंदिरों पर नियंत्रण किया गया और इस एक्ट का मकसद बताया गया कि मंदिरों को अच्छा मैनेजमेंट देना था। सिर्फ मंदिरों को अच्छा मैनेजमेंट चाहिए बॉस, गुरुद्वारों को नहीं चाहिए, चर्चेस को नहीं चाहिए, मस्जिदों को नहीं चाहिए, सिर्फ मंदिरों को मैनेजमेंट चाहिए, इसलिए कानून ले आओ। मंदिरों को सरकारी कब्जे से आजाद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई, जिसमें दावा किया गया कि देश के अंदर, आप देखिए बॉस क्या इस देश के अंदर, एक तो 1991 का वर्शिप एक्ट तो है ही हिंदुओं के साथ अत्याचार,
फिर वक्फ का कानून आया कि जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ एक्ट लाकर उनके लिए उसको देखने का पूरा अधिकार दे दिया। ऐसा अधिकार दिया जो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है दिया, पर हिंदू को भी तो अधिकार दो कि वो अपने मंदिर की देखरेख कर सके। देश के 9 लाख मंदिर में से इसमें से सरकारी नियंत्रण कितनों पर है कहा जाता है? सरकारी नियंत्रण में कहा जाता है कि करीब करीब 4 लाख मंदिर, 4 लाख मंदिर। अब आप बताइए, 9 लाख में से 4 लाख मंदिर सरकारी नियंत्रण में क्यों? या तो सबके लिए एक नियम बनाओ, किसी भी मस्जिद या चर्च पर कोई सरकारी कंट्रोल या दखल नहीं है बॉस। सिर्फ मंदिर पे 4 लाख मंदिरों पे दावा किया जाता है कि सरकारी नियंत्रण। हम ये बात भी समझ लें कि जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान के प्रियम्बल में भारत को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया। ये 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ा था। सेक्युलर शब्द हमारे संविधान में पहले नहीं था, यह इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ले आई थी। और इतना सेक्युलरिज्म था तो मंदिर जो हैं, हिंदू जो हैं, उनको भी अधिकार देना था ना। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 है, जिसमें अनुच्छेद 25 में धर्म के पालन प्रचार प्रसार की गारंटी है और अनुच्छेद 26 में अपने अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने की आजादी की गारंटी दी गई है। लेकिन यह सब मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों और दूसरे धर्मों में लागू हो जाता है। दूसरे धर्मों की संस्थाओं पर सरकारी कंट्रोल नहीं चलता, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर कई तरह के कानून बनाकर मंदिरों को कंट्रोल किया जाता है। क्यों? और इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जो देश के लिए इतना समर्पित हैं, वो 100 करोड़ हिंदुओं को यह न्याय दिलाएंगे? अब जाकर, और नरेंद्र मोदी से उम्मीद इसलिए है क्योंकि अब जाकर जिस राज्य में यह पहल हो रही है वो बीजेपी शासित राज्य है। अब कर्नाटक में ऐसी पहल हुई है कि वहां मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से हटाने की बात की जा रही है। कर्नाटक के लिए आपको बताऊं, कर्नाटक में करीब मंदिर जो हैं, जहां पर यह हो रहा है, वहां पे करीब 35,000 मंदिर, 35,000 मंदिर। उनमें उनसे कुछ सालों में 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। 1400 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ मंदिरों से। सोचिए, इतना पैसा मंदिरों से जनरेट होता है। और सरकारी मंदिर है तमिलनाडु के अंदर, और उनके पास करीब 5 लाख एकड़ जमीन है। 5 लाख एकड़ जमीन ये तमिलनाडु में मंदिरों के पास। और इसका मैनेजमेंट कौन करता है? राज्य सरकार करती। लेकिन राजस्व कितना आता है आपको पता है? मात्र 128 करोड़ रुपए। इतनी जमीन 128 करोड़ का राजस्व आता है। जबकि इससे ज्यादा एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तुलना कीजिए तो वो 85 गुरुद्वारा मैनेज करते हैं और उनका बजट 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। और यहां इतने मंदिरों में से 128 करोड़ का बस रेवेन्यू आ रहा है। इसलिए सवाल यह खड़ा होता है कि क्या देश भर के मंदिरों को आजाद किया जा सकेगा? क्या देश के मंदिरों को, देश के 100 करोड़ हिंदुओं वही न्याय मिलेगा जो सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों को मिला है? भाई कई जगह तो इमामों को सरकारें जो हैं वो पैसा भी देती, कितने पुजारियों को मिलता है? कम से कम मंदिरों का पैसा ही दे दीजिए तो वही वहां बढ़ जाएगा। इसलिए बड़ा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार 2024 में आई तो यह बड़ा काम करेगी? इस पर नजर है। और पाठशाला में अब उन रोबोट्स का चैप्टर जो बॉर्डर पर चीन से युद्ध लड़ने वाले। देखिए, बॉर्डर पर क्या होगा इसको लेकर चर्चा लगातार होती रही है और पाठशाला में हमने आपको भारत की तैयारियों के बारे में विस्तृत तौर पर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की ताकत और बढ़ाने के लिए एक नया हथियार बाहर से मंगवा लिया है और यह ऐसा हथियार है जिनके आने के बाद बॉर्डर पर सैनिकों को सीधे युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसी हथियार से चीन का काम तमाम हो जाएगा। यह हथियार छोटे से टैंक की तरह दिखते जरूर हैं, लेकिन इसमें कोई सैनिक नहीं होता। ये जो आप देख रहे हैं यही वो हथियार हैं, देखने में टैंक, लेकिन इस टैंक के अंदर कोई आदमी नहीं और बहुत छोटे टैंक हैं। ये लड़ाई लड़ेंगे बॉस, और ये रिमोट से कंट्रोल होता है। जैसे आपके घर में रिमोट वाली गाड़ी आप चलाते हैं, वैसे रिमोट से चलने वाला हथियार है ये, लेकिन बहुत घातक। एक तरह से ये खुद रोबोट वाला सैनिक है जिसे किसी भी मिशन के लिए बॉर्डर पर लगाया जा सकता है। इसकी खूबियां आपको आगे बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। इस तरह के हथियार को अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी यूजीवी कहते हैं, और भारत ने हाल ही में इस तरह के यूजीवी बॉर्डर पर सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए खरीदे। तो जो लोग पूछते हैं कि भारत की तैयारी क्या है, अरे भारत तो झुका हुआ है, ये वो वगैरह वगैरह, उनको बोलिए थोड़ा पाठशाला देखा करें, उनको पता चलेगा भारत कितना तैयार है। भारत ने यूजीवी खरीदा है और उसका नाम, जिस यूजीवी का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसका नाम है थेमिस। तो जरा इसको ध्यान में रखिए कि जिस यूजीवी का जिक्र कर रहा हूं और जो देश की ताकत बढ़ाएगा, देश के सैनिकों को डायरेक्ट युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा और काम, माफ कीजिएगा, इसका नाम है थेमिस। तो जिसके जरिए जो है चीन का काम तमाम किया जाएगा, उस यूजीवी का नाम है थेमिस, यानी ट्रैक्ड हाइब्रिड मॉड्यूलर इन्फेंट्री सिस्टम। तो थेमिस ऐसे लग रहा है, इसका नाम है THEMIS, उसका पूरा फुल फॉर्म अभी आपको बताएं। तो थेमिस को एस्टोनिया नाम के देश से खरीदा गया, और एस्टोनिया यूरोप का एक देश है जो नेटो में भी शामिल है। पिछले कुछ सालों से खास तौर पर स्मार्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, और इसी की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। थेमिस को एस्टोनिया की कंपनी मिलरेम रोबोटिक्स नाम की कंपनी है, वो बनाती है, और ये 2015 में डेवलप हुआ था, और इसके बाद से इसे दुनिया के 16 देश खरीद चुके हैं। नेटो के 8 देशों में थेमिस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का इस्तेमाल होता है। बहुत पावरफुल है ना, तो सब धीरे धीरे इसको ले रहे हैं। तो भारत भी पीछे नहीं है। ये पुराना भारत तो है नहीं कि बैठा रहता है कि हथियार खरीदना है, नहीं खरीदना है, बैठे हुए हैं। यहां तुरंत सेना को ताकत दी जाती है। थेमिस की खासियत यह है कि यह हर तरह के इलाके में चल सकता है, जैसा आपको दिख रहा है। बर्फीले इलाके में भी चला जाएगा, रेगिस्तान में भी काम कर सकता है। ये टैंक और दूसरे कॉम्बैट व्हीकल को भी खींच सकता है। अगर कोई कॉम्बैट व्हीकल कहीं फंस जाता है तो थेमिस उसको वहां से निकालेगा। देखने में छोटा मोटा लग रहा है, लेकिन है बहुत पावरफुल। इसका जो डिजाइन है वो इस तरह से बनाया गया है ना, इसके दो तरफ व्हील हैं और बीच में वेपन्स को फिट करने की जगह है। इसके अलावा बाकी सब खुला हुआ है। इसे जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर कोई सैनिक घायल हो गया तो इसमें स्ट्रेचर लगाकर उसका स्ट्रेचर भी खींच कर ला सकते हैं, मतलब उसको बचा सकते हैं। मतलब जैसे युद्ध चल रहा है, किसी को गोली लग गई और वहां ताबड़तोड़ गोली चल रही है, तो आप क्या करेंगे? आप दौड़कर वहां जाएंगे तो आपकी जान को भी खतरा है। तो अब आपको दौड़कर उसको बचाने के लिए नहीं जाना है, आपको यहां से थेमिस भेजना है। इसको गोली लगेगी, इसको कुछ होना नहीं है, ये जाएगा, उसको जो है वो खींच कर ले आएगा। इतना काम का ही। अगर कहीं सामान पहुंचाना है तो थेमिस के बीच में सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। मान लीजिए आप लड़ रहे हैं, आपने पत्थर के पीछे जो है वो अपने आप को बचाकर रखा हुआ, आप वहां से गोली चला रहे हैं, दूसरा दूसरी जगह से चला रहा है, आपकी गोली खत्म हो गई। अब ये तो है नहीं कि आप दौड़कर आएंगे और गोली लेंगे, चारों तरफ से गोली चल रही है। तो ये थेमिस जो है वो जाएगा, आपको गोली देकर चलाएगा, फिर मारिए उधर दनादन। यानी थेमिस कॉम्बैट व्हीकल मल्टी रोल हथियार है। इससे युद्ध या टकराव की स्थिति में दुश्मन को ढेर भी किया जा सकता है। इसकी और खासियत क्या है वो भी थोड़ी आपको बताता हूं। जैसे इसकी जो थेमिस की मैक्सिमम स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसका वजन 1630 किलोग्राम, 1200 किलो तक का वजन ये कैरी कर सकता है। 1200 किलो। हाइब्रिड इंजन है, यानी डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलता है। डीजल मोड पर 15 किलोमीटर की ऑपरेटिंग रेंज है, इलेक्ट्रिक मोड पर 1.5 किलोमीटर ऑपरेटिंग रेंज है। इसमें जेवलिन मिसाइल फिट हो जाती है। लाइट मशीन गन लगा दीजिए वो लग जाएगा, हेवी मशीन गन लगा दीजिए वो लग जाएगा, 30 mm का ऑटो कैनन लगा दीजिए वो लग जाएगा, एंटी टैंक मिसाइल लगा दीजिए, ग्रेनेड लॉन्चर अटैच कर दीजिए, सबके साथ चल देता है ये। रात में भी सटीक निशाना लगा सकता है, मल्टी टारगेट से जानकारी भी ला सकता है। थेमिस में हाई सेंसिटिविटी सेंसर लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें रडार भी है।
अच्छा नहीं लगाना है तो रडार मत लगाइए, लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, दोनों का ऑप्शन, जिसकी मदद से ये दुश्मन के ठिकानों के पास पहुंचकर वहां से सारी जानकारी निकाल सकता है। मतलब धीरे धीरे अपना गया हिलते डुलते, वहां वो लोग कॉफी चाय पी रहे हैं, वहां से जानकारी निकाल के ले आया। बहुत काम की चीज है। इसमें फिट कैमरे रियल टाइम फुटेज दिखाते हैं, मतलब अब आपको वहां जाकर देखना नहीं है कि क्या, धीरे से इसको भेज दिया, ये वहां का कैमरा से आपको पूरा दिखा दिया कि चल क्या रहा, जिसकी मदद से दुश्मन की लोकेशन, उनके हथियार, दूसरी जानकारी आपको मिल जाती है और इसी हिसाब से आप ऑपरेशन को प्लान कर सकते हैं। अच्छा, थेमिस को रिमोट से तो ऑपरेट कर ही सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर एक अलग कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। रिमोट मोड में कमांड और कंट्रोल सेंटर से थेमिस को कंट्रोल किया जाता है। इसमें लगे हाई पावर सेंसर और कैमरे रियल टाइम डेटा कमांड सेंटर तक पहुंचाते रहते हैं, जिसकी मदद से इसे आसानी से कहीं भी घुमाया जा सकता है। आप देख रहे हैं रियल टाइम ये चलता चला जा रहा है। अच्छा, इसमें सेल्फ कंट्रोल मोड भी, तो अगर ये सेल्फ कंट्रोल मोड में है तो ये अपने आप सेट टारगेट तक पहुंच जाता है। मान लीजिए आप, ठीक है, कैमरा खराब हो गया, कुछ हो गया, आप नहीं देख पा रहे कि कहां, तो ये सेल्फ मोड में इसको करके भेज दीजिए, खुद टारगेट तक पहुंचेगा। यानी इसमें लोकेशन फीड कर दी जाती है और ये वहां तक पहुंच जाता है। अगर मिशन के दौरान थेमिस के सामने कोई रुकावट आ जाए, जैसे यहां पर देखिए डब्बा आ गया, तो ये उसे डिटेक्ट करके अपना रास्ता बदल लेता है। ऐसा नहीं कि अब भाई रास्ते में आ गया, अब हम फंस गए, अब क्या करें, नहीं, रास्ता बदल लेगा। देखिए आदमी खड़ा हो गया, ये रुक गया, रास्ता बदल लेगा। अगर कोई इसके सामने अचानक पत्थर, कोई भारी चीज गिर जाए तो रुक जाता है। इसके सेंसर इतने हाईटेक हैं, ये सामने खड़े इंसान को भी पहचान लेता है, जैसे यहां पर कर रहा है। यही खूबियां हैं कि दुनिया के कई देश इसे खरीद रहे हैं और भारत ने भी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे खरीद लिया। इसे खरीदने वाले देशों में भारत अब हो गया, इसके अलावा अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, जर्मनी है, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। चीन नहीं है तो उसके पास नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, उसके पास नहीं है। तो हमारे दोनों पड़ोसी के पास ये नहीं है। हम आराम से दोनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं कर सकते क्योंकि चीन और पाकिस्तान के पास थेमिस है ही नहीं। थेमिस कितने काम का है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अभी पिछले महीने ही जर्मनी ने थेमिस खरीदकर यूक्रेन को देने का फैसला किया। यूक्रेन को दी जा रही जर्मनी की सैन्य मदद में 14 थेमिस भी शामिल हैं जो जर्मनी खरीद कर यूक्रेन को देगा। ये 14 थेमिस यूक्रेन को देने के लिए जर्मनी की डिफेंस कंपनी KMW ने एस्टोनिया की डिफेंस कंपनी मिलरम रोबोटिक्स से कॉन्ट्रैक्ट किया, जो ये बनाती है थेमिस। इनमें से 7 थेमिस बैटलफील्ड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में लगाए जाएंगे, यानी युद्ध में घायल सैनिकों को बाहर निकाल कर लाएंगे। बाकी 7 थेमिस यूक्रेन को 3 महीने बाद मिल जाएंगे। यूक्रेन युद्ध में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ। अब थेमिस जैसे अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल शुरू हो रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी दुश्मन के लिए टेंशन होती है और इसीलिए जब यूक्रेन में इनके इस्तेमाल की खबरें आई तो रूस ने थेमिस पर इनाम रख दिया था। रूस के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड टेक्नोलॉजीज यानी कास्ट ने कहा कि ये यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद में सबसे यूनिक और सबसे एडवांस प्रोडक्ट। सोचिए इसका कितना हवा है और कितनी इसकी चिंता है रूस को भी, और यह भारत के पास है तो भारत कितना तैयार है। सोचिए इसकी टेक्नोलॉजी में इतनी दिलचस्पी है कि रूस के कास्ट ने तो यहां तक कह दिया कि थेमिस को पूर्ण या आंशिक किसी भी तरह से कोई सैनिक लेकर आएगा तो उसे 10 लाख रूबल का इनाम दिया जाएगा। मतलब अगर इसको पकड़ लिए तो 10 लाख रूबल का इनाम मिलेगा। सोचिए इसको पकड़ना कितना मुश्किल होगा, और यह आज की डेट में भारत के पास। थेमिस जैसे आधुनिक हथियारों की खरीद पिछले 3 साल में भारत ने चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए। तो जो लोग कहते हैं कि भारत अरे सोया हुआ है, नरेंद्र मोदी सरकार सोई भी है, मोदी जी डरते हैं वगैरह वगैरह, उनको बताइए कि 3 साल से जो ये हो रहा है, इस तरह के एडवांस हथियार खरीद रहे हैं। राफेल आया सो अलग, ये सब जो हो रहा है ना, इसी का नतीजा है कि भारत आज जो है ऐसी स्थिति में है कि चीन जो है वो मार खा के वापस जाता है। हाल में संसद में रक्षा मंत्रालय ने बताया था भाई कि पिछले 3 साल के दौरान भारत ने सेना के लिए थेमिस मानव रहित ग्राउंड व्हीकल, घातक गोला बारूद, क्लोज इन वेपन सिस्टम, मशीन गन और ग्राउंड सपोर्ट मिसाइल टेस्ट उपकरण खरीदे। चीन के साथ टकराव के बीच पिछले हफ्ते रक्षा मंत्रालय के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 85,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने को मंजूरी भी दे दी।
कि और ले आओ, मारो इनको। ऐसी स्थिति है। यानी देश की सुरक्षा से कोई समझौता हो ही नहीं रहा। इसमें 24 रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है। इनमें आर्मी और एयरफोर्स के लिए 6 रक्षा सौदे, नेवी के लिए 10 रक्षा सौदे, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 रक्षा सौदे शामिल और इनकी कुल लागत 84,328 करोड़ रुपए। इस रक्षा सौदे के तहत कौन कौन से हथियार खरीदे जाएंगे वो भी आपको बता देता हूं। आर्मी के लिए फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाएंगे, हल्के टैंक खरीदे जाएंगे, माउंटेड गन सिस्टम, बैलिस्टिक हेलमेट खरीदे जाएंगे। नेवी के लिए एंटी शिप मिसाइल, मल्टीपर्पज जहाज खरीदे जाएंगे। एयरफोर्स के लिए नया मिसाइल सिस्टम खरीदने का प्लान है। लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब है, एडवांस सर्विलांस सिस्टम खरीदे जाएंगे एयरफोर्स के लिए। हथियारों की इस खरीद से सेना तो मजबूत होगी ही, इंडियन डिफेंस सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कुल रक्षा सौदे का 97% से ज्यादा सामान, हथियार, उपकरण देश में ही तैयार किया जाए। यानी 84,328 करोड़ में से 82,127 करोड़ रुपए की खरीद स्वदेशी कंपनियों से हो। इससे डिफेंस में मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा और भारतीय सेना मजबूत होगी। सवाल, सीमाओं की बात हो गई, सैनिकों की बात हो गई, अब थोड़ी पुलिस वालों की बात। और पाठशाला में अब उस पुलिस वाले का चैप्टर जिसने ऐसा कांटा छाटा कि लोगों के होश उड़े। ये कौन पुलिस वाला है, क्या काट छाट दिया इसने कि लोग हैरान रह गए। आज इसी के बारे में बताता हूं। आजकल क्या है, एक पुलिस वाले की बहुत चर्चा हो रही है। ये पुलिस वाला दिल्ली का है। अच्छा, कोई सामान्य पुलिस वाले भी नहीं है भाई साहब, अधिकारी रैंक के पुलिस वाले हैं। और इन्होंने जो काम किया है वो काम, बड़े बड़े लोग वो काम नहीं कर पाते। ऐसी काट छाट बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते भाई, जो इन्होंने कर दिया। बड़े बड़े लोग मोटा पैसा खर्च करके महीनों सालों की मेहनत के बाद भी वो नहीं कर पाते जो इन्होंने कर दिया, और इसीलिए इनकी चर्चा हो रही। अच्छा, क्या काटा चाटा है? किसी आदमी को नहीं काटा चाटा है बॉस। इन्होंने अपने शरीर का एक्स्ट्रा फैट काट छाट दिया है। इन्होंने अपना वजन बहुत कम कर लिया। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कितना वजन कम किया तो आप मानेंगे कि हां, वाकई यह हैरान करने वाली बात है। जिस पुलिस वाले की बात कर रहा हूं, जरा तस्वीर भी दिखाई भाई, उनका चेहरा तो दिखाइए। इन्होंने कितना वजन कम किया होगा आप सोच नहीं सकते। 2-4-10 किलो नहीं, 2-4-10 किलो तो छोड़िए, 20 किलो भी नहीं, 30 किलो भी नहीं, 40 किलो भी नहीं। भाई साहब ने 45 किलो वजन कम किया। देख रहे हैं, पहले पेट जो है वो नाक के आगे है, अब पेट एकदम सटा हुआ है। ये भाई साहब हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं। इनकी चर्चा हो रही है क्योंकि इन्होंने 45 किलोग्राम अपना वजन घटा लिया, 45 केजी। लोग आजकल आज तक मानते थे वर्दी में वजन होता है, इन्होंने अपना ही वजन घटा लिया। वर्दी का वजन कायम है, इनका वजन घटा लिया इन्होंने। दिल्ली पुलिस के ये डीसीपी हैं, नाम है जितेंद्र मणि त्रिपाठी। डीसी साहब इतने पतले हो गए कि पहचान में नहीं आते, पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई भाई साहब। अच्छा, पहले चोर जो है वो सोचता होगा कि डीसीपी साहब कहां मेरे पीछे आ पाए। अब चोर जो है वो डीसीपी साहब को पहचान ही नहीं पा रहा है, कह रहा ये वही है क्या। चश्मा भी देखिए, पहले कैसा लगाते थे, बूढ़ा बूढ़ा लग रहा है। अब थोड़ा बॉडी बन गई, रौला आ गया, चश्मा भी गॉगल वाला लगा लिया, सूट बूट पहन रहे हैं। देखिए, फिट होता है ना आदमी तो उसको तैयार होने में भी मजा आता है। देख रहे हैं लुक, देखिए, नीला चश्मा, एकदम सिंघम लुक में आ गए। पहले भाई साहब डीसीपी लग ही नहीं रहे किसी एंगल से। अच्छा, पतला इसलिए कह रहा हूं कि इनके मोटापे के हिसाब से जो वजन कम किया है वो पतला होना ही कहा जाएगा, क्योंकि एक वक्त था जब डीसीपी साहब का वजन 130 किलो का था, अब ये 85 किलो के सिंघम हो गए। डीसीपी साहब ने ये सब कैसे किया आज ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 50 साल की उम्र में डीसीपी जितेंद्र मणि ने पूरे 45 किलो वजन कम किए। 50 साल की उम्र में ये जोश और जिद देखकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वाह डीसीपी साहब एकदम कमाल कर दिए, गजबे कर दिए। आज ये तस्वीरें उन लोगों को ध्यान से देखनी चाहिए जो बढ़ते वजन से परेशान हैं, लेकिन अपनी कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से कुछ नहीं कर पाते। वो 1 जनवरी को जिम का मेंबरशिप लेते हैं, बहुत उत्साह में कुछ लोग साल भर का ले लेते हैं, और 4 दिन से 2 हफ्ते के बाद उसको फ्री में दे के चले आते कि भाई तुम रख लो पैसा, हमसे नहीं हो पाए।
8 से 10 दिन में घर में बैठ जाते हैं। जिम शुरू करते हैं, जो छोड़ देते हैं। डाइटिंग शुरू करते हैं, खाने पे कंट्रोल नहीं। थोड़ा सा समोसा देखे नहीं कि पेट से कितना फैट निकालना है, सब भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि नए साल में हमारे देश में बहुत लोग सेहतमंद होने की कसम खाते हैं। पक्का पिंकी पक्का जिम शुरू, कल से सुबह घूमना शुरू, कल से योगा करेंगे। ये कल कभी आता ही नहीं, इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले डीसीपी साहब का डाइट प्लान और वर्कआउट शेड्यूल बता देता हूं, जिसने उनकी जिंदगी बदल दिया। वो डॉक्टर, हॉस्पिटल और दवाइयों के झंझट से बाहर आ गए। आप चाहें तो इस टिप्स को अपना भी सकते हैं। कहा जाता है कि ठान लो तो जीत, मान लो तो हार। डीसीपी जितेंद्र मणि 130 किलो के थे और अब जो है उन्होंने एकदम ताबड़तोड़ वजन घटा दिया। उन्होंने फरवरी से, इसी साल के फरवरी से 2022 के अपना वजन घटाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने पहले कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट प्लान बनाया, मतलब रोटी चावल छोड़ दिया, जिसमें कार्ब्स होता है वो छोड़ दिया उन्होंने। हाथ ही नहीं लगाया रोटी चावल। हर रोज लौकी और करेले का जूस पीने लगे। सुबह नाश्ते में फ्रूट्स खाने लगे। लंच डिनर से पहले अच्छी मात्रा में सलाद लेने लगे। लंच में सिर्फ हरी सब्जियां और दाल खाते थे। दोपहर में नारियल पानी या छाछ पी लेते थे। शाम के नाश्ते में सेब या भुने चने खाते थे। डिनर में वेजिटेबल सूप या थोड़ा सा पनीर ले लेते थे। इसके अलावा रोजाना 15,000 कदम चलना शुरू कर दिया, यानी लगभग 10 किलोमीटर रोज पैदल चल लेते थे। तो अपने इलाके का राउंड ही लगा लेते होंगे, उतने में हो जाता होगा 15,000 स्टेप। इसके अलावा जिम भी जाते थे, वर्कआउट भी करते थे। इस तरह 9 महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद जितेंद्र मणि जी ने 9 महीने में अपना वजन 130 से 85 किलो कर दिया। 46 इंच की इनकी कमर होती थी, 46 इंच की। अब वो घटकर 34 इंच की हो गई। मतलब अब इनकी पुराने पैंट में जो है, वो जो नए लड़के होते हैं वैसे 2 लड़के आ जाते हैं इनकी पैंट में। अब इनकी पैंट 34 की हुई। कोलेस्ट्रॉल लेवल 500 से 150 पर आ गया। बॉस देखिए कितना फायदा हुआ। हंसी मजाक अलग बात है, थोड़ा लाइटर नोट पे बता रहा हूं, लेकिन इनकी मेहनत को सलाम है। 500 पे कोलेस्ट्रॉल लेवल था, 150 पे आ गया। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल हो गया 100 अलग। यहां आप इस बात का ध्यान रखिए कि डीसीपी साहब ने जो किया, जरूरी नहीं वो सब पर फिट। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं वो सब लोग अपने अपने हिसाब से एक्सपर्ट की सलाह लेकर डाइट प्लान करें। लेकिन इस कहानी को बताने का मकसद है उस मोटिवेशन से सीखना, जो मोटिवेशन 50 साल की उम्र में भी जितेंद्र मणि जी ने दिखाया। 50 साल की उम्र में जितेंद्र मणि के इस मोटिवेशन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें सम्मानित भी किया। यानी वजन कम करने की वजह से जितेंद्र मणि को स्वास्थ्य और सम्मान दोनों वापस मिल गया। जब यह सम्मान दिया जा रहा था तब वहां 90,000 पुलिसकर्मी खड़े थे ताकि कुछ सबक ले सके। आगे बढ़ने से पहले आपको डीसीपी जितेंद्र मणि कुछ टिप्स दे रहे हैं, वो सुनवा देता हूं, आपको बात समझने में और आसानी हो जाएगी। जो लोग 1 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, वो बजाय 1 जनवरी के कल से शुरू कर दें, आज से शुरू कर दें, ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज और उसमें ये 3-4 चीज़ें उन्हें मेरे हिसाब से करनी चाहिए। यही जो अपनी प्रोटीन की डाइट अच्छी रखें अपनी। मैं प्रोटीन पाउडर भी लेता था, दोनों टाइम एक इसको भी लेता हूँ, क्योंकि निसंदेह बॉडी बिल्डिंग में उसका काम होता है। आप ये पालक का जूस ले सकते हैं, करेले का जूस ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, ये मैं सब लेता हूँ सारा। तो ये जितना कच्चा आपकी बॉडी में जाएगा उतना अच्छा होगा। और रेगुलर एक्सरसाइज फिर देखिए 6:30 बजे आप निकल सकते हैं अगर चाहें तो। बहुत कम ऐसे होंगे जो 6:30 बजे उनको ड्यूटी होगी, उनका काम होगा, ठीक है, किसी नाइट है, बात अलग है। बट हम निकलते नहीं हैं, शुरू नहीं करते हैं और कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। मैंने कई लोगों का इंटरव्यू देखा है, अक्षय कुमार जो एक्टर है उन्होंने भी कहा था भाई अपने शरीर के लिए आप 1 घंटा अगर नहीं दे सकते तो रेडी फॉर डाई। तो डीसीपी साहब खुद बता रहे हैं कि समय तो देना पड़ेगा, नहीं तो हाथ से समय निकल जाता है। अच्छा देखिए कितनी कमाल की बात है। जिम जाने के लिए हम लोग डेट तय करते हैं, 1 जनवरी से जाएंगे तो 14 फरवरी से जाएंगे तो फलाना दिन से जाएंगे। खाने के लिए दिन तय नहीं करते हैं कि मैं 1 जनवरी से जो है चिकन खाना शुरू करूं, वो नहीं करते हैं। वो तो अभी दे दीजिए तो अभी से शुरू हो जाता है। कई रिपोर्ट पे कहा गया है कि पुलिस में मोटापे की समस्या बहुत आम है और इसकी वजह यह है कि ज्यादातर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी और काम के प्रेशर की वजह से अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते। और बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते ही नहीं है, जो चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। इसी सोच के चलते भारत में पुलिस वालों को मोटापे ने घेर रखा है। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप मोटापा देखिएगा, बॉस ये हल्की बात नहीं बता रहा हूं, पुलिस
डिपार्टमेंट में। इसमें मोटापा जो है वो करीब करीब आप मान के चलिए कि 77% पुलिस वाले जो हैं वो मोटे हैं। 77%। जिनका ज्यादा वजन है, मतलब जरूरत से ज्यादा, ऐसे 10%, जैसे 130 किलो पे चले गए। और कंट्रोल में जिन्होंने वजन रखा हुआ है, ऐसे मात्र 13% लोग हैं जिनका वजन कंट्रोल में, जिसमें आप डीसीपी साहब आ गए। और यह हाल तब है जब पुलिस की नौकरी में हर आदमी को, चाहे वो अधिकारी हो या सिपाही, उस सबको एक कठिन ट्रेनिंग के बाद फोर्स में शामिल किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे नौकरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे पेट आगे बढ़ने लगता है। इसलिए कह रहा हूं, डीसीपी जितेंद्र मणि जी से कुछ सीखिए, बहुत कमाल की चीज सिखा कर गए। आमतौर पर वजन कम करने के लिए लड़ाई में सबसे ज्यादा रुकावट खाने पीने की आदतों में आती है। आप चाहे जितनी वॉक कर लीजिए, जिम में पसीना बहा लीजिए, लेकिन डाइट सही नहीं होगी तब जीरो हो जाएगा सब। आज आपको ऐसे फूड के बारे में बताता हूं जिसे अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। और इसे खाने की सलाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, जो खुद बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। और वो कह रहे हैं कि इससे देशवासियों की सेहत में सुधार होगा, कृषि में जो समस्याएं हैं उनमें भी कमी आएगी। आपने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, रक्षा मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लंच कर रहे थे। इस लंच का नाम था मिलेट्स लंच। मैंने आपको एक चैप्टर पूरा बताया था कि मिलेट्स यानी जो मोटा अनाज होता है उसे कैसे नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया भर में प्रचलित कर रहे हैं। इस लंच में मोटे अनाज से बनी डिश परोसी गई। इसमें क्या क्या था वो आपको बताता हूं। बाजरे से बनी खिचड़ी थी, रागी डोसा था, रागी रोटी थी, ज्वार की रोटी थी, हल्दी की सब्जी थी, बाजरे की रोटी और बाजरे का चूरमा शामिल किया गया। तो इसमें से बहुत सारी चीजें या तो सुनी नहीं होंगी या कभी कभार गए कहीं बाहर तो ट्राई करने के लिए खा लेते होंगे। ये बहुत हेल्दी फूड है बॉस। अब तो ये मिलेट मैगी आ गई है। बच्चों को मिलेट मैगी खिलाइए, बहुत ज्यादा काम किए अगर ज्यादा मैगी करते हैं। इस पहल के जरिए पीएम मोदी की इच्छा है कि देश में मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। इसके दो फायदे हैं। पहला, देश के लोगों की सेहत ठीक रहेगी और दूसरा, देश के किसान की सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि देश के ज्यादातर लोग अभी गेहूं और चावल खाना पसंद करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और इसी वजह से देश का किसान भी गेहूं उगाने में ज्यादा ध्यान देता है, मोटे अनाज की फसल पर ज्यादा ध्यान नहीं। देश भर में पानी का लेवल जमीन में नीचे चला जा रहा है उसके चक्कर में। पहले आप मोटे अनाज के फायदे के बारे में समझिए, तभी आप इसे अपने खाने में शामिल कर पाएंगे। अनाज मोटा है लेकिन आपको पतला कर देगा। दोनों के आकार के आधार पर दो तरह के मोटे अनाज होते हैं, दानों के आकार के आधार। पहला जिनमें ज्वार और बाजरा है, दूसरा है रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सांवा और कुटकी। फायदा यह कि कार्बोहाइड्रेट कम, फाइबर ज्यादा। 100 ग्राम रागी में 344 मिलीग्राम कैल्शियम, डायबिटीज में फायदेमंद है। 100 ग्राम बाजरे में 11 ग्राम प्रोटीन होता है, बहुत 11.5 ग्राम। किसानों का फायदा यह है कि 30% कम पानी की जरूरत पड़ती है। खराब मिट्टी में भी उग जाता है, 10 से 12 साल बाद भी खाने लायक खराब मौसम को सह सकता है, ज्यादा या कम बारिश का असर नहीं होता। इसलिए पीएम मोदी कह रहे हैं कि मोटे अनाज को शामिल करके आप अपनी नहीं देश का भी भला कर सकते हैं। तो अब तो थोड़ा इस पे विचार कीजिए। लेकिन अब तो आ रहा न्यू ईयर में तो खाइएगा, लेकिन न्यू ईयर की बात कर रहा हूं तो पाठशाला में अब नए साल की उस अनोखी पार्टी का चैप्टर जिसमें लोग हवा में तैरते हुए जश्न मनाएंगे। और इस पार्टी में लोग एक दूसरे को रात 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलते, बल्कि सुबह 5:30 बजे हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। क्यों, बताता हूं। 31 दिसंबर को रात के 12 बजते ही लोग न्यू ईयर की बधाइयां देने लगते हैं। व्हाट्सएप मैसेज, फोन कॉल, ये सब आने लगता है। दुनिया में अलग अलग टाइम जोन है, इसलिए किसी के लिए नए साल का ये सेलिब्रेशन कुछ पहले शुरू हो जाता है, किसी के लिए थोड़ा लेट। किसी देश में 1 जनवरी पहले आ जाती है तो किसी देश में कुछ घंटे के बाद आती है। जैसे प्रशांत महासागर में बहुत छोटा सा आइलैंड है टोंगा, वहां न्यू ईयर सबसे पहले आ जाता है। टोंगा में सबसे पहले। भारत में 31 दिसंबर को जब शाम को 4:30 बजते हैं, शाम को 4:30, तब टोंगा में रात के 12 बज जाते हैं और टोंगा में न्यू ईयर की पार्टी शुरू हो जाती है। यानी भारत में जब लोग न्यू ईयर मनाना शुरू करेंगे तब टोंगा वाले पार्टी खत्म करके घर चले जाते हैं। इसी तरह से हाउलैंड नाम का एक आइलैंड है, वहां न्यू ईयर सबसे लेट आता है। हाउलैंड में जब न्यू ईयर आएगा तो भारत में 1 जनवरी को शाम के 5:30 बज रहे होंगे,
यानी पूरी दुनिया जब न्यू ईयर का जश्न मनाकर थक कर सोकर उठ चुकी होती है, तब हाउलैंड के लोग न्यू ईयर की पार्टी शुरू करते हैं। दरअसल पृथ्वी पर 24 तरह के टाइम जोन हैं। टाइम जोन का हिसाब किताब तो ऐसा है कि एक ही टाइम जोन में भारत जैसे बड़े देश में टाइम का फर्क पड़ जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले सुबह हो जाती है और राजस्थान के जैसलमेर के इलाके में सबसे देरी से सूरज ढलता है। अब आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो स्पेस में गए हुए। जब पृथ्वी पर ही इतना कंफ्यूजन है तो सोचिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस वक्त मौजूद अंतरिक्ष यात्री कैसे न्यू ईयर मनाते होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है। वो लोग किस टाइम पर न्यू ईयर विश करते होंगे एक दूसरे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम को फॉलो करता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। असल में पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा के जरिए दो हिस्सों में ऐसा बांटा गया है जिसमें कि आप देखेंगे कि चीजें जो हैं वो आपको समझ में आती हैं कि किस तरह समय रखना है। अब जो स्पेस में लोग हैं उनके लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ग्रीनविच मीन टाइम समय को मापने का जरिया बन गया। अगर उन्हें पता लगाना होता है कि न्यूयॉर्क में क्या नए साल की शुरुआत हो, क्योंकि उनकी घड़ी में रात के 12 बजेंगे और वो आपस में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। तो यानी आपके यहां जब सुबह के 5:30 बजेंगे तब आसमान की तरफ देखकर अगर आप चाहें तो अंतरिक्ष यात्रियों को हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं और इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, हवा में तैरते हुए, गोल गोल घूमते हुए, मजे करते हुए। ये उनके न्यू ईयर का तरीका है। तो पाठशाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन वीकेंड की क्लास जारी रहेगी और नए साल पर मुलाकात होगी। पाठशाला का अंदाज नए साल में भी ऐसा ही रहेगा।